कक्षा 12 अगर इसकी स्टार्टिंग करते हैं। अध्याय 1 संबंध एवं फलन से रिलेशन एंड फंक्शन। और इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के पार्ट 1 की। इसमें आपके उदाहरण और पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा जिसको आपको अच्छी तरीके से समझना है। इस प्रश्नावली 1.1 के पार्ट 1 की, ठीक है। संबंध के बारे में बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर दो समुच्चय आपने मान लिए, ठीक है। दो समुच्चय इस प्रकार से ले लिए, ए ले लिया 1 2 3 4 और बी ले लिया ए बी सी डी ई। अब अगर संबंध के बारे में बात करें तो संबंध में ये होगा कि आपको कुछ कहेगा संबंध के बारे में। अगर उनका जो संबंध हो रहा है वो किस प्रकार से, दो समुच्चयों के बीच में एक रिलेशन कराना है तो उसके लिए वो कंडीशन कुछ देगा। तो यहाँ पर आपने इस प्रकार से ले लिया कि ए क्रॉस बी जो है वो अंकों और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का संयोजन है। मतलब उनके जो क्रम है एक जैसा, उसको अगर अपन मान के चल रहे हैं, यानी 1 को ए से मिला रहे हैं, 2 को बी से मिला रहे हैं, 3 को सी से मिला रहे हैं और 4 को डी से मिला रहे हैं, इस प्रकार से मिला दिया। तो यहाँ पर आपको 3 चीजें निकल के आती हैं। पहला प्रांत, सहप्रांत और परिसर, ठीक है। प्रांत, दूसरा सहप्रांत और तीसरा परिसर, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से कि भाई प्रांत क्या है। तो प्रांत जो होगा वो पहले घटक का या पहले समुच्चय के जो अवयव होंगे उनको अपन प्रांत बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा आपका प्रांत यानी डोमेन। यहां पर आप 1 2 3 4 कह रहे हैं प्रांत। इसके बाद सहप्रांत की बात कर लें तो जो दूसरे समुच्चय के अवयव है उनको अपन सहप्रांत बोल रहे हैं, यानी ए बी सी डी ई पूरे, ठीक है। ये पूरा जो दूसरा समुच्चय होगा उसको अपन सहप्रांत बोल देते हैं। ए बी सी डी ई, ये कहलाएगा सहप्रांत। और रेंज क्या कहलाएगी, परिसर क्या कहलाएगा, तो दूसरे समुच्चय में जितने अवयव कनेक्टेड हैं, कौन कौन कनेक्टेड है, ए बी सी और डी, ये कनेक्टेड है। तो जितने अवयव कनेक्टेड होते हैं उन्हें अपन कहते हैं परिसर। यानी परिसर क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा ए बी सी और डी। तो ये आपको ध्यान रखना भाई कि प्रांत यानी डोमेन क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 है, कोडोमेन क्या है, ए बी सी डी ई है, रेंज क्या है, ए बी सी डी है। तो ये चीज आपको सह प्रांत से पहले ध्यान रखनी है अच्छी तरीके से, संबंध से पहले अच्छी तरीके समझ लेनी है, ठीक है, कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या कहलाता है। ये चीज आपने कक्षा 11 में पढ़ रखी होगी, कोई दिक्कत है नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर संबंध हमने बनाया तो मैंने क्या बोला कि संबंध 1 से ए में बना है, 2 से बी में बना है, 3 से सी में बना है, 4 से डी में बना। तो यहाँ पर आर बराबर रिलेशन आर ले लिया इस प्रकार से, और आप दिखा रहे हो कि 1a 2b 3c और 4d, इस प्रकार से आपने संबंध दिखा दिया, ठीक है। तो संबंध क्या है एक्चुअली में, संबंध और कुछ नहीं, समुच्चय ए से समुच्चय बी में, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है, ठीक है। ये हो गई परिभाषा। रिलेशन क्या है कि दो सेट है ए से बी में, उनमें अगर हम कार्डिजन प्रोडक्ट लगाते हैं, कार्तीय गुणन लगाते हैं और कोई एक कंडीशन के आधार पे ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय प्राप्त होता है या ए क्रॉस बी ही प्राप्त होता है, तो वो आपका एक संबंध कहलाता है। तो आर प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये क्या है भाई, आर प्रॉपर सबसेट ए क्रॉस बी, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ये तो वही परिभाषा है, ठीक है। पढ़ते कैसे, अब मान लीजिए संबंध जो आर दिया है, संबंध आर, इस संबंध आर के अंदर एक अवयव हमने ए बी ले लिया। क्या ले लिया, एक अवयव ए बी ले लिया। तो ये जो एक अवयव ए बी है इसको किस प्रकार से पढ़ते हैं ये समझिए। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए बी एक जो अवयव है वो कैपिटल आर के अंदर है तो इसे ए आर बी लिखा जाता है तथा इस ए बी से संबंध आर के द्वारा संबंध है पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ते हैं, ए जो है वो बी से संबंध आर के द्वारा संबंध है, यानी कि ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, इस प्रकार से पढ़ा जाता है, ठीक है। अगर ए बी आर के अंदर नहीं है तो कैसे पढ़ते हैं, यदि ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर है तो इसे ए आर डैश बी लिखा जाता है तथा ए बी से संबंध आर के द्वारा संबंध नहीं है पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं इसे, अगर ए बी आर के अंदर नहीं है तो इसे ए आर में एक डैश लगाते हैं, बी इस प्रकार, तथा ए बी से संबंध आर के द्वारा संबंध नहीं है ये पढ़ते हैं। यानी ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, ठीक है। तो ये तो कक्षा 11 में भी आपने पढ़ रखा होगा और ये सारी चीजें आपकी कक्षा 11 की है। अब आगे आपको देखना है कि 12 में अब आपकी स्टार्टिंग जो होनी है संबंध के प्रकार के लिए
वो क्या होनी किस प्रकार से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो पहला आपको जो संबंध पढ़ना है वो है आपका रिक्त संबंध, यानी इम्पिटी और वॉइड रिलेशन। बहुत ही सरल चीज है, नाम से ही जग जाहिर है। रिक्त संबंध ऐसा संबंध जिसमें कोई भी अवयव नहीं होंगे, वो आपका रिक्त संबंध हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है। अब यहां पर बात कर रहे हैं किसी समुच्चय ए पर, दो जो समुच्चय हैं वो खुद में ए ही है, मतलब आर जो आप ले रहे हो, आर जो आप संबंध बना रहे हो वो ए क्रॉस ए के लिए बना रहे हो। किसके लिए बना रहे हो? ए क्रॉस ए के लिए बना रहे हो, समझ गए। तो कोई समुच्चय ए के लिए बात कर रहा है, इसका मतलब दोनों ही में आपने ए का इस्तेमाल किया है। ए के लिए भी ए है और बी के लिए भी ए है संबंध में, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय क्या? किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ए का कोई भी अवयव ए के ही किसी भी अन्य अवयव से संबंधित नहीं हो रहा है तो वह रिक्त संबंध कहलाएगा। यानी कि जो समुच्चय, यानी कि जो संबंध आर है, संबंध आर में कोई भी अवयव नहीं है, यानी वो एक इम्पिटी सेट है, अर्थात आर बराबर फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। अब उदाहरण से समझते हैं इसका मतलब क्या है। उदाहरण से बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, माना ए बराबर 3 से 7, यहाँ पर 3 7 का एक समुच्चय ले लिया इस प्रकार से, और आर आपको कह रहा है कि ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, ए जो है वो ए के अंदर है और बी भी ए के अंदर है, तथा ए प्लस बी एक विषम संख्या को प्रतिनिधित्व कर रहा है। ए और बी को जोड़िए और एक आपकी विषम संख्या मिलनी चाहिए, ये संबंध बता रहा, ठीक है। तो अगर आप देखें कि जो सेट दिया था ए बराबर 3 7, उसमें किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ लीजिए तो क्या विषम संख्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब 3 और 3 को जोड़िए, नहीं विषम संख्या मिलेगी। 3 7 7 3 7 7, किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ने पर आपको कोई भी विषम संख्या प्राप्त नहीं हो रही। तो यहां से कह देंगे मैं कोई भी संख्या एक विषम संख्या नहीं है, इसलिए आर में कोई अवयव नहीं होगा। अब जब आर में कोई अवयव नहीं होगा, इस अतः आर एक रिक्त संबंध है। बात समझ में आई? ठीक है, इस तरीके से है। रिक्त संबंध की परिभाषा बहुत ही सिंपल है, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप उदाहरण देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो कि मान लिया माना ए बराबर 1 2 3 4 एक समुच्चय ले लिया, ठीक है, और आर आपको कह रहा है संबंध कि ए बी है सच दैट ए माइनस बी बराबर 10। क्या यहां पर किन्हीं भी दो संख्याओं को घटाने पर कभी आपको 10 मिलेगा? नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को आपस में घटाएंगे तो 4 में से जाएगा 3 ही मिलेगा, ठीक है, 10 नहीं मिलेगा। वो कह रहा है ए माइनस बी बराबर 10 कर दीजिए, ए माइनस बी बराबर 10 नहीं होगा। तो यहां पर आप कह रहे हैं कि चूंकि दिए हुए संबंध से किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर 10 नहीं होगा, अतः आर एक रिक्त संबंध है। बात समझ गए होंगे रिक्त संबंध क्या होता है, किस प्रकार से होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय देखते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय नहीं, सार्वत्रिक संबंध है। यहाँ पर सार्वत्रिक संबंध लिखना है, ठीक है। सार्वत्रिक संबंध की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो सार्वत्रिक संबंध यानी यूनिवर्सल रिलेशन की बात कर लें तो अब देखो, रिक्त संबंध में कोई भी अवयव नहीं है, अवयव नहीं होना चाहिए। सार्वत्रिक संबंध में आपके जितने भी कार्तीय गुणन में अवयव हो सकते हैं। ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी में जितने भी अवयव मिल सकते हैं कार्तीय गुणन में ए और बी में, या कोई एक समुच्चय ए ले लिया उसी का उसी से कराएंगे तो उसमें जितने भी अवयव मिल सकते हैं वो सारे अवयव सार्वत्रिक समुच्चय संबंध के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। सार्वत्रिक संबंध में सारे अवयव अगर आ जाते हैं तो उस संबंध को अपन सार्वत्रिक संबंध कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। क्लियर है? देखो, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित है। ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित हो जाए, अर्थात आर बराबर ए क्रॉस ए, आर बराबर ए क्रॉस ए। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया हमारा ए बराबर 3 7 ऊपरी की तरह। अब ए बराबर 3 7 ले लिया और अगर ए क्रॉस ए निकाला तो आपको पता है ए क्रॉस ए कैसे बनेगा? आर बराबर 3 3 3 7 7 3 7 7, ठीक है। ये आपने कक्षा 11 में पढ़ रखा है कि ए क्रॉस ए करना है तो कैसे करेंगे? अगर ए से ए में ले रहे हैं, यहाँ पर भी 3 7 है, यहाँ पर भी 3 7 है, तो 3 का 3 से कराया तो 3 3, 3 का 7 से कराया तो 3 7, फिर 7 का 3 से कराया तो 7 3 एंड 7 का 7 से कराया तो 7 7। इस प्रकार से आर आपको मिल गया, ठीक है। तो यहां पर आप दिखा रहे हैं कि चूंकि आर जो है वो ए क्रॉस ए है, इसलिए आर ए में सार्वत्रिक समुच्चय है, आर ए में सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं
मान लिया और उदाहरण देख लीजिए, मान लिया a बराबर 1 2 3 4 है इस प्रकार से, और संबंध r दे रहा है ए बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ का देखो, जो भी आपको दिया करे संबंध में या रिलेशन में जो भी दे रहा है उसको समझने की कोशिश किया करो। बोल क्या बोला वो कि मॉड ऑफ a माइनस बी, मतलब a और b को घटाओ और उनका मापांक हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। बिल्कुल रहेगा। अगर आप यहाँ पर किन्हीं भी दो संख्याओं को उठा लो, 1 2 3 4 ये संख्याएं आप देख रहे हो, किन्हीं भी दो संख्याओं को उठाओ, उनका अंतर और उनका मापांक निकालो, तो चूंकि मापांक यानी मॉड लगा होने से वो वैल्यू या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगी। मॉड लगाने से वो संख्या आपकी धनात्मक हो जाती है। तो यहां पर यही बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो चूंकि दिए हुए समुच्चय के प्रत्येक अवयव के अंतर का मापांक 0 से सदैव बड़ा या बराबर होगा, अतः R एक सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है। R एक सार्वत्रिक, क्योंकि आपको हर एक संख्या मिलेगी, आपको हर एक संख्या प्राप्त होगी। कोई भी दो संख्याओं को उठा के उनको घटा दो, उनका मापांक लगाए, या तो वो 0 मिलेगा या 0 से बड़ा मिलेगा। तो ये कहलाएगा आपका सार्वत्रिक संबंध, ठीक है। सार्वत्रिक क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध। यहां पर संबंध है, समुच्चय गलती से लिख गया, ठीक है। सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा इस प्रकार से, ठीक है। सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका नोट्स के तौर पे अच्छी तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी तुच्छ यानी ट्रिवियल संबंध भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी किताब का आपका, और उदाहरण नंबर 1 की बात कर लेते हैं। इस प्रकार से दिया कि मान लीजिए ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि दर्शाइए आर जो दिया है ए बी सच दैट ए बी की बहन है द्वारा प्रदत्त संबंध एक रेख संबंध तथा आर डैश ए बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है, ठीक है। तो रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध की बात कर रहा है, बहुत ही सिंपल चीज है। अब जरा आप यहाँ पर लॉजिक लगाइए, ध्यानपूर्वक समझिए कि हो क्या रहा। पहली बात तो वो कह रहा है कि जो ए है वो बालकों का स्कूल है, और वो कह रहा है ए बी की बहन है। तो बालकों के यानी लड़कों के बॉयज स्कूल में क्या कोई लड़का किसी लड़के के लिए बहन होगा? नहीं होगा, है ना। लड़कों के स्कूल में कोई भी किसी के लिए बहन नहीं हुआ, तो चूंकि कोई भी संबंध नहीं स्थापित हो रहा, तो ये एक रिक्त संबंध हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। और दूसरी बात करें आर डैश, तो ए बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। अब आप जरा सोचो कि किन्हीं भी दो पर्सन की अगर आप ऊंचाइयों का अंतर निकाल रहे तो वो हमेशा 3 मीटर से कम ही रहेगा कि नहीं? यही तो वो कह रहा कि ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है, और दो लोगों की ऊंचाइयों का अंतर हमेशा 3 मीटर से कम रहेगा। कभी भी 3 मीटर से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, है ना। हमेशा 3 मीटर से कम ही रहेगा, इसीलिए यह एक सार्वत्रिक समुच्चय संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो बस ये थ्योरी आपको लिख लेनी है। तो यहां से आप यह लिख देंगे कि चूंकि स्कूल बालकों का है, देख रहे हैं आप, आपको कहा गया कि स्कूल बालकों का है, इसलिए स्कूल का कोई भी विद्यार्थी स्कूल के किसी भी विद्यार्थी की बहन नहीं हो सकता है। ये बात क्लियर है, ठीक है। और अतः आर बराबर आपका फाई है, उसमें आर में कोई भी एक अवयव उपस्थित नहीं होगा, इसलिए आर एक रिक्त संबंध है, सीधी सिंपल बात, ठीक है। ये आप थ्योरी के रूप में लिख देंगे, ये आप बता रहे हो। और किन्हीं भी दो विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम होना ही चाहिए, हमेशा कम रहेगा, ठीक है। ये भी कह सकते हैं हमेशा कम रहेगा, अतः आर डैश बराबर हो जाएगा ए क्रॉस ए। आर एक सार्वत्रिक संबंध है, इतनी चीज आपको बता देनी है, ठीक है। अब आते हैं मेन आपके जो टॉपिक है, मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक आपको समझना है संबंध के प्रकार में। सौतुल्य सम्मित और संक्रामक संबंध, उनके बारे में जानते हैं, और इन्हीं से आपके सवाल आते हैं। तो सौतुल्य संबंध के बारे में बात करते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सौतुल्य संबंध क्या है? किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सौतुल्य कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर के द्वारा संबंधित होता है, ठीक है। यहां पर समझने की बात करो कि जो भी आपके दो समुच्चय रहेंगे वो स्वयं के लिए कह रहा है, मतलब ए से है तो ए के लिए ही बात कर रहा, ठीक है। ए से ए के लिए ही बात कर रहा है, पहली बात तो। और
कोई भी जो अवयव होगा वो स्वयं से स्वयं के लिए बन जाएगा। जैसे मान लो अगर ए के अंदर स्मॉल ए है तो स्मॉल ए के लिए अगर अपन बना रहे हैं तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू, अगर कैपिटल आर का रहा है तो वो स्वतुल्य के लिए बात करेगा, ठीक है, वो स्वतुल्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपको दिखाना है, समझिए एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। आगे देखें, अतः किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए, ए जो है वो कैपिटल ए के अंदर है के लिए ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर हो जाए, ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। एग्जाम्पल में समझिए, माना ए बराबर 1 2 3 है। अब कैपिटल ए के अंदर 1 2 3 आपके अवयव दिए हैं और कैपिटल आर के अंदर जो संबंध है उसके अंदर इस प्रकार से बन जाए 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1, तो आर एक स्वतुल्य संबंध है। यहां पर ये समझने की बात है कि अगर एक के लिए आप देख रहे हो 1 1 है, 2 के लिए 2 2 है एंड 3 के लिए 3 3 है, ये बाकी के दो हो चाहे ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको तो अगर ये कह रहा है अगर कैपिटल ए के अंदर मान लीजिए स्मॉल ए बी सी होता और कैपिटल आर संबंध के अंदर वो इस प्रकार से ए बी बी एंड सी सी बना देता तो ये जो आर होता ये एक स्वतुल्य संबंध कहलाता। बात समझ में आ गई। अगर जो दिया है तो उसके जो अवयव है उनके लिए ज्यों का त्यों बन जाए तो वह एक स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर देख लीजिए, अगर आर डैश मान लिया आपने कि 1 1 3 3 2 1 और 3 2 दिया, इस प्रकार से दे दिया, तो यहां आप देख रहे हो कि एक के लिए 1 1 दिया है और 3 के लिए 3 3 दिया है, लेकिन जो 2 है उसके लिए 2 2 नहीं दिया, ठीक है, 2 2 नहीं दिया। इसका मतलब जब 2 एंड 2 ये चूंकि 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर डैश है इसलिए आर डैश एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्लियर हो गई बात। जो अवयव दिए होंगे उनके पूरे के लिए सेम टू सेम बनना चाहिए तो वो स्वतुल्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। आगे बात करते हैं, और ये सारी परिभाषाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। स्वतुल्य क्या होगा, सममित क्या होगा, संक्रामक क्या होगा। सममित की बात कर लेते हैं। सममित संबंध यानी सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है कि मान लीजिए अगर कोई संबंध आर के अंदर ए बी बना रहा है, क्या बना रहा है, ए बी, और आर के अंदर ही आपको बी ए भी मिल जाए, ए बी है, ध्यान रखिएगा, क्या क्या कह रहा है कि ए बी है और आपको बी ए भी मिल जाए तो वह कहलाता है सममित संबंध। परिभाषा देखते हैं कि किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सममित कहलाता है। किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सममित कहलाता है। कब कहलाता है, यदि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जो समुच्चय है सेट है उसके अंदर दो अवयव ए बी दिए के लिए अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त होता है। अगर ए बी है और बी ए मिल जाए तो वह एक सममित संबंध कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। माना ए बराबर 1 2 3 4, ठीक है, ए में 1 2 3 4 दिए हैं आपको और कैपिटल आर संबंध के अंदर दे दिए इस प्रकार से 1 3 1 4 3 1 2 2 एंड 4 1, इस प्रकार से दे दिया है, ठीक है। तो यहां समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 1 3 है तो 1 3 के लिए 3 1 है, बिल्कुल 1 4 है तो 1 4 के लिए 4 1 है, एंड 2 2 के लिए तो 2 2 स्वयं का ही रहेगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां देख रहे हो कि 1 3 के लिए 3 1 है, 1 4 के लिए 4 1 है, तो आप कह रहे हैं कि R एक सममित संबंध है। क्या है, R एक सममित संबंध बता रहे हो आप, ठीक है। और R डैश देखो 1 1 2 2 3 3 1 3, तो यहां आपने गौर किया कि ये 1 3 है और 1 3 के लिए 3 1 होना चाहिए जो कि नहीं दिया है, 3 1 नहीं दिया चूंकि 1 3 बिलोंग्स टू R डैश, लेकिन 3 1 नॉट बिलोंग्स टू R डैश, इसलिए R डैश सममित संबंध नहीं है। मतलब उसका उल्टा हो जाए, अगर ए बी है तो बी ए मिल जाए, अगर सी डी है तो डी सी मिल जाए, इस प्रकार से है तो सममित संबंध होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, और कोई भी दिक्कत होती है तो फिर से मेरी आवाज को, फिर से मेरी बात को सुनना है, ठीक है। हाँ, संक्रामक संबंध देखते हैं यानी ट्रांसटिव रिलेशन। तो संक्रामक संबंध क्या, कि किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए। स्वतुल्य में देखा आपने केवल एक चीज थी, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कह रहा था। सममित में दो चीजें, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। संक्रामक में तीन चीजों गई थी, ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। तो अगर ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए है तो यहां पर आप देख रहे हो कि ए बी बिलोंग्स टू आर हो जाए, बी सी बिलोंग्स टू आर हो जाए। अगर दो चीजें दी हैं तो फिर ए सी बिलोंग्स टू आर मिल गया तो वह है आपका संक्रामक संबंध हो जाएगा, ठीक है। गौर कीजिएगा यहां पर ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर में यहां पर जो इसका दूसरा और इसका पहला,
ये दोनों जो चीजें कॉमन है इनको हटा देंगे, ये बी और बी हटा दिया, और किसको ले लेंगे, ये ए और सी को ले लेंगे। ये ए यहां से उठाया और यहां से सी उठाया और ए सी बिलोंग्स टू आर दिखा दिया। अगर ये चीज हो रही है तो वो जो संबंध होगा वो संक्रामक संबंध कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया कि माना ए बराबर 1 2 3 और आर के अंदर 1 2 2 3 एंड 1 3 दिया है, तो आर एक संक्रामक संबंध है। ये देख पा रहे हो आप, देखिए 1 2 था, यहां से 2 एंड 2 3 में से यहां से 2 और दोनों ये हटाए तो क्या मिल गया अपन को, 1 3 मिल गया। और 1 3 मिल रहा है तो हम कह रहे हैं कि आर एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, और आर डैश देख लो, जैसे यहाँ 1 3 दिया, 3 2 दिया तो यहाँ 1 1 दे दिया। लेकिन होना क्या चाहिए समझिए, यहाँ 1 3 था, ये 3 2 था, तो यहां से अगर 3 3 हटाएंगे तो अपन के पास होना चाहिए था 1 एंड 2, लेकिन दिया है 1 1, तो ये फिर संक्रामक संबंध नहीं कहलाएगा, आर डैश संक्रामक संबंध नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, तो चूंकि 1 3 बिलोंग्स टू आर डैश और 3 2 बिलोंग्स टू आर डैश है, लेकिन 1 2 नॉट बिलोंग्स टू आर डैश, इसलिए आर डैश संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी संबंध सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों ही हो जाता है तो उसे अपन तुल्यता संबंध कह देते हैं। ये तीनों संबंध की परिभाषाएं आपको अच्छे से दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से आपको दिमाग में ध्यान रखनी है कि सौतुल्य के लिए क्या, भाई सौतुल्य के लिए अगर ए बिलोंग्स टू आर हो जाए तो वो सौतुल्य हो जाएगा। सम्मित के लिए क्या, यदि ए बी दिया है और आपको बी ए मिल जाए, क्या मिल जाए, बी ए मिल जाए तो वो सम्मित हो जाएगा। संक्रामक के लिए क्या ध्यान देना है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर दिया है, इसके अलावा बी सी बिलोंग्स टू आर दिया है, ये दिया है, और आपको ए सी बिलोंग्स टू आर मिल जाए, क्या, ए सी बिलोंग्स टू आर मिल जाए तो वह एक संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो ये तीन परिभाषाएं हैं, बहुत ही सिंपल, सौतुल्य के लिए इतना, सम्मित के लिए इतना और संक्रामक के लिए ये चीज। ठीक है, जिसको आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं तुल्यता संबंध। तो जैसे मैंने आपसे कहा इक्विवेलेंस रिलेशन, यदि कोई संबंध सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक होता है तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं, सिंपल। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। माना ए बराबर 1 2 3 है और आर के अंदर 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1 दिया है, तो ये देखिए पहली बात तो 1 2 3 के लिए आपके पास 1 1 2 2 एंड 3 3 है, सौतुल्य हो गया, बिल्कुल ठीक है। 1 2 दिया है, 2 1 दिया है, तो देखो 1 2 के बाद 2 1 दिया है तो ये आपका सम्मित भी हो रहा। ठीक है, अब देखो 1 2 है, 2 1 है, तो अगर आपने 2 2 हटाया तो क्या मिलना चाहिए आपको, 1 1, तो 1 1 भी दिया है तो ये संक्रामक भी हो रहा है। ठीक है, तो चूंकि आप देख पा रहे हो कि चूंकि आर सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, इसलिए आर तुल्यता संबंध है, सिंपल। ठीक है, तो आगे देखते हैं। परिभाषा आपको अच्छी तरीके से याद हो जानी चाहिए तीनों की। ठीक है, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर सौतुल्य है, आर सम्मित है, आर संक्रामक है। ठीक है, अब सौतुल्य की परिभाषा क्या, कि सभी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर हो जाए। सम्मित की परिभाषा, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, अगर ए बी दो चीजें कैपिटल ए में दिया है तो अगर संबंध में ए बी दिया है तो आपको बी ए मिल जाए। ठीक है, अगर ए बी सी तीन चीजें समुच्चय में हैं और संबंध में दो चीजें हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, और इसके साथ ए सी बिलोंग्स टू आर मिल जाए तो उसे अपन संक्रामक संबंध बोल देंगे। तो ये आपकी जो तीन परिभाषाएं दी ना, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और बढ़िया क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 2, मान लीजिए टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। ठीक है, त्रिभुजों का समुच्चय की बात कर रहा है। समुच्चय टी में आर बराबर दे रहा है T1 T2 सच दैट T1 T2 के सर्वांग में एक संबंध है। सिद्ध कीजिए टी एक तुल्यता संबंध है। कैसे करेंगे समझ लीजिए। देखो पहली बात तो सौतुल्य की बात कर लो, तो कोई भी त्रिभुज स्वयं के लिए सौतुल्य होगा। अरे भाई अगर कोई त्रिभुज है तो ये खुद के लिए तो सर्वांग सम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां से आप बता रहे हो कि कोई भी त्रिभुज स्वयं के लिए सर्वांग सम होता है, इसलिए संबंध सौतुल्य संबंध है। कोई भी त्रिभुज स्वयं के लिए सर्वांग सम होता है, इसलिए संबंध सौतुल्य संबंध है। फिर सम्मित की बात कर लो। सम्मित में अगर T1 समझना, अगर T1 T2 के सर्वांग सम है, T1 T2 के सर्वांग सम है, तो आप कह देंगे कि T2 बाई T1 के भी सर्वांग सम होगा, T2 T1 के सर्वांग सम होगा। इस स्थिति में सम्मित भी हो जाएगा।
ठीक है, सम्मित हो गया। फिर संक्रामक की बात कर लेते हैं। तो T1 अगर T2 के सर्वांग सम हो रहा, T1 T2 के सर्वांग सम हो रहा, T2 T3 के सर्वांग सम हो रहा, तो यहां से आप देख पा रहे हो कि अगर T2 ये हटाए तो T1 T3 के भी सर्वांग सम रहेगा। अरे भाई T1 जो है वो T2 के सर्वांग सम हो रहा और T2 T3 के सर्वांग सम हो रहा। इस स्थिति में आप साफ तौर पे कह पा रहे हो कि T1 जो है वो T3 के सर्वांग सम रहेगा। तो यहां से आपने बता दिया कि संक्रामक भी है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तीनों स्थिति हो रही है। तो यहां से आपको लिख देना है कि तुल्यता संबंध है और ज्यादा कुछ खास नहीं लिखना है, जो जो चीज मैंने बोली है वही चीज सेम आपको लिख देनी है। तो आप इस प्रकार से लिख देंगे कि जो आपको टी दिया है, टी क्या कह रहा है, त्रिभुजों का समुच्चय कह रहा है, और आर आपको इस प्रकार से दे दिया कि T1 T2 सच दैट T1 T2 के सर्वांग सम है। ये आपको चीज दी हुई है। वो कह रहा था तुल्यता संबंध दिखाना है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक की बात करेंगे। तो स्वतुल्य के लिए मैंने आपको क्या बताया कि चूंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है, कोई भी त्रिभुज होगा स्वयं के सर्वांग सम होगा, इसलिए आर तुल्य स्वतुल्य संबंध बता रहे हो आप, ठीक है। कोई भी त्रिभुज स्वयं के लिए सर्वांग सम होता है, इसीलिए आर जो यहां पर होगा वो स्वतुल्य हो जाएगा, ठीक है। फिर सम्मित की बात कर लो। सम्मित में दो चीजें लेनी है, T1 T2 दो ले लेंगे। तो अगर T1 T2 बिलोंग्स टू आर है, मतलब ये आपको पहले से दिया होगा, T1 T2 के सर्वांग सम है, ये आपको पहले से दे रहा है। T1 T2 के इंप्लाइज दैट T1 T2 के सर्वांग सम है। अगर T1 T2 के सर्वांग सम है तो आप कह सकते हैं कि T2 T1 के सर्वांग सम होगा, ठीक है ना भाई। अगर दो त्रिभुज में एक T1 है और एक T2 है, अगर T1 T2 के सर्वांग सम हो रहा है तो आप कहेंगे कि T2 T1 के भी सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इंप्लाइज दैट T2 T1 बिलोंग्स टू आर, T2 T1 बिलोंग्स टू आर मिल गया। तो यहां से आप कह देंगे कि आर सम्मित संबंध है, ठीक है ना। हमें क्या सम्मित में क्या देखना पड़ता है कि अगर T1 T2 बिलोंग्स टू आर है तो आपने दिखा दिया कि T2 T1 बिलोंग्स टू आर हो गया, इसलिए आर सम्मित है। इतना। संक्रामक में यहां पर आपको दो चीजें मान के चलनी पड़ती है और तीसरी चीज अपन सिद्ध करके दिखाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर दो चीज मान ली कि T1 T2 बिलोंग्स टू आर है और T2 T3 बिलोंग्स टू आर है। अब T1 T2 बिलोंग्स टू आर, T1 T2 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या कि इंप्लाइज दैट T1 T2 के सर्वांग सम है, ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और T2 T3 बिलोंग्स टू आर कह रहा है, इसका मतलब T2 T3 के सर्वांग सम है, ये समीकरण नंबर 2 मान लिया। और समीकरण 1 और 2 के आधार पे आप क्या बता सकते हो, समीकरण 1 और 2 के आधार पे आप कह सकते हो कि T1 T3 के सर्वांग सम होगा, ठीक है। यानी इंप्लाइज दैट T1 T3 बिलोंग्स टू आर, T1 T3 बिलोंग्स टू आर, ये आपने दिखा दिया। तो यहां से आप दिखा देंगे कि इसलिए आर संक्रामक संबंध है। तो आप बता रहे हैं कि चूंकि आर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। इतना पूरा आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज है, कोई ज्यादा आपको दिक्कत है नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से बनी रहेगा, ठीक है।